आज अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बात करते हो, आईपीओ, एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स या फिर रिलायंस का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो आप जाने अनजाने में एक आदमी के विजन का हिस्सा हो। लेकिन ये आदमी कभी बिलियनियर के घर पैदा नहीं हुआ। इसके पास ना पावर थी, ना पैसे, ना डिग्री, ना इंग्लिश फ्लुएंसी। फिर भी इस आदमी ने इंडिया को ये सिखाया कि बिजनेस सिर्फ अमीरों का खेल नहीं होता। इस वीडियो में जो आप देखेंगे ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि इंडिया के माइंडसेट का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कहानी है धीरू भाई अंबानी की। 1950 और 60 के इंडिया में बिजनेस एक रिस्की वर्ड था। गवर्नमेंट कंट्रोल हर जगह था, लाइसेंस राज का मतलब था। परमिशन के बिना कुछ नहीं, ग्रोथ स्लो थी एंड इनोवेशन काफ़ी हद तक डेंजरस साबित होती थी। बिजनेस का मतलब था या तो तुम सेट हो जाओ या पूरी फैमिली डूब जाएगी। इस इंडिया में एक आदमी आया जिसने सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया बल्कि चैलेंज किया। 1932 गुजरात का छोरवाड़ गांव, समुंदर के पास एक छोटा शहर। पिताजी स्कूल टीचर थे, इनकम फिक्स थी, जिंदगी सिंपल थी। पर धीरू भाई का दिमाग में एक बात क्लियर थी, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा। बचपन में स्कूल के बाद पकौड़े बेचना, त्योहारों में छोटा स्टॉल, लोगों को ऑब्जर्व करना। वो सिर्फ बेच नहीं रहे थे, वो समझ रहे थे कौन क्या खरीदता है, कब खरीदता है, कितना खरीदता है। यही उन्होंने सीखा, बिजनेस नंबर्स का नहीं, लोगों का गेम होता है। एंड प्लीज़ कीप दैट इन माइंड कि 1950s का इंडिया महंगा था, रिस्की था और ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भी था। वाई यमन? ही कुड फ्ली टू अमेरिका। यमन कोई ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं थी, न लग्जरी, न कंफर्ट, न ग्लैमर, पर एक चीज़ थी एंड वो थी ग्लोबल ट्रेड का एक्सपोजर। इंडियन पोर्ट उस वक्त ऑयल ट्रेडिंग का एक मेजर हब था, इंटरनेशनल मर्चेंट्स का अड्डा, करेंसी एक्सचेंज का रियल प्लेग्राउंड। यहाँ इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बिजनेसमैन मिलते थे और धीरू भाई यहीं पहुंचते थे, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट के रूप में। छोटा काम पर बड़ी नजर। उनका काम सिंपल था, पेट्रोल भरना, बिल्स बनाना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। लेकिन धीरू भाई सिर्फ काम नहीं करते थे, वो ऑब्जर्व भी करते थे। कौन सा कस्टमर ज़्यादा खर्च करता है, कौन सी करेंसी स्ट्रांग है, कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूव करता है, कौन से लोग इंफॉर्मेशन पे पैसे कमा रहे हैं। यही उन्होंने पहली बार समझा, जो चीज़ दिख रही है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो चीज़ समझ में आ रही है। ट्रेडिंग कंपनी, रियल एजुकेशन बिगिंस। बाद में उन्हें एक ट्रेडिंग कंपनी में क्लर्क की जॉब मिलती है। ये उनके लिए एक असली यूनिवर्सिटी थी। यहाँ उन्होंने सीखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, शिपिंग टाइमलाइंस, पेमेंट साइकिल्स, क्रेडिट और ट्रस्ट का गेम। वो देखते थे एक पेपर लेट हुआ तो शिपमेंट रुक जाता है और पैसे अटक जाते हैं। यही उन्होंने समझ में आया, स्पीड इक्वल्स टू मनी। करेंसी गेम, पैसे कैसे बनाते हैं। यमन में धीरू भाई ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी, करेंसी आर्बिट्रेज। उन्होंने देखा डॉलर का पावर, रुपये की वीकनेस, टाइमिंग का इंपॉर्टेंस। वो समझने लगे प्रोडक्ट बेचने के ही पैसे नहीं मिलते, सिस्टम समझने के भी पैसे मिलते हैं। द सीड ऑफ रिलायंस, यमन में ही उन्होंने नोटिस किया इंडिया रॉ मटेरियल बाहर एक्सपोर्ट करता है, वैल्यू एडिशन भी बाहर ही होता है एंड प्रॉफिट भी बाहर ही बनता है। और यही उनके दिमाग में एक बात आती है कि बनाना इंडिया में ही है और बेचना बाहर है। यही सीड बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज बन जाती है। यमन ने उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं दे दिए थे, बट उन्हें विजन मिला था वहाँ पर, जो इंडिया में मेरे हिसाब से नहीं मिलता उस समय। जब धीरू भाई अंबानी यमन से इंडिया वापस आए तो उनके पास में दो चीज़ थी, जेब में 15,000 रुपये और दिमाग में ग्लोबल लेवल का ब्लूप्रिंट। आज 15,000 छोटी अमाउंट लगती है, बट उस समय ये थोड़ी ठीक ठाक अमाउंट थी। अगर ये पैसे डूब जाते तो धीरू भाई अंबानी के पास सेकेंड चांस नहीं होता। मुंबई उस टाइम भी सपनों का ही शहर था, बट ये सपने सिर्फ उनके लिए थे जिनके पास कनेक्शंस थे। बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती थी, लाइसेंस, परमिशन और ब्यूरोक्रेसी का पेशेंस। और धीरू भाई के पास न पॉलिटिकल बैकिंग, न इंडस्ट्रियल फैमिली, न सेफ्टी नेट, पर उनके पास एक चीज़ थी जो रेयर थी, स्पीड ऑफ डिसीजन। उन्होंने डिसाइड किया, मैं सिस्टम का वेट नहीं करूंगा, सिस्टम के बीच से रास्ता बनाऊंगा। उन्होंने कंपनी स्टार्ट किया एंड उसका नाम रखा रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन। रिलायंस शब्द रैंडम नहीं था, इसका मतलब था भरोसा एंड डिपेंडेबिलिटी। उस टाइम इंडिया का टेक्सटाइल मार्केट प्योर कॉटन पे डिपेंडेंट था। धीरू भाई ने नोटिस किया कॉटन लिमिटेड है, पॉपुलेशन फास्ट बढ़ रही, पॉलिएस्टर सस्ता और ड्यूरेबल है। इसीलिए उनका पहला मूव जो कि था पॉलिएस्टर पे बिजनेस स्टार्ट करना, वो काफ़ी सक्सेसफुल भी साबित हुआ। शुरुआत में धीरू भाई का फोकस सिर्फ पैसे कमाना नहीं था, उनका फोकस था टाइम पे डिलीवरी, सेम क्वालिटी एवरी टाइम, क्लियर डील्स। लोगों को भी लगने लगा इस आदमी पर भरोसा किया जा सकता है, और यही ट्रस्ट बाद में रिलायंस का सबसे बड़ा एसेट बना। एंड इस सक्सेस के बाद में उन्होंने रिलायंस को एक्सपेंड किया एंड खुद मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया पॉलिएस्टर का। मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन ग्लैमरस नहीं था, ईजी भी नहीं था और सेफ तो बिल्कुल भी नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब था
हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अप्रूवल्स और सबसे इम्पोर्टेंट फेलियर का रियल रिस्क। लेकिन धीरूभाई ने ये डिसीजन इमोशन से नहीं, नंबर्स और सिस्टम से लिया। रिलायंस ने अपने अर्ली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गुजरात रीजन में लगाए क्योंकि वो क्लोज टू पोर्ट्स एंड मार्केट्स थे एंड उसके वजह से लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट भी बहुत कम रहता। ये प्लांट्स वर्ल्ड क्लास तो नहीं थे पर एफिशिएंट थे और स्केलेबल डिजाइन पे बेस्ड थे। मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने के बाद धीरूभाई अंबानी की लाइफ पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले डील्स होते थे, ऑर्डर्स आते थे, रिस्क लिमिटेड होता था। अब फैक्ट्रीज 24/7 चलती थी। एक दिन का शटडाउन इक्वल्स टू हैवी लॉस। गलती का कॉस्ट क्रोर्स में होता था। यहीं से धीरूभाई की लाइफ और बिजनेस दोनों सीरियस हुए। इस फेज में धीरूभाई हर डिसीजन खुद नहीं ले सकते थे। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज डाइजेस्ट की, अगर कंपनी बड़ी बनानी है तो मुझे खुद छोटा बनना पड़ेगा। मतलब प्रोफेशनल मैनेजर्स लाए, रोल्स क्लियरली डिफाइन किए गए, डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई। एक्सपेंशन विद कंट्रोल। इस फेज में रिलायंस केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन में घुसी, पर एक्सपेंशन स्लो था, प्लान था, कैश फ्लो ड्रिवन था। 1990s के मिड आते आते धीरूभाई अंबानी इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन में गिने जाने लगे। रिलायंस मल्टीपल बिजनेस में थी, पर इसी फेज में उनकी पर्सनल लाइफ का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर शुरू होता है। 90s के दौरान धीरूभाई अंबानी को हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हाई स्ट्रेस, लॉन्ग वर्किंग आवर, ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस प्रेशर, इन सब का इफेक्ट बॉडी पर दिखने लगा। उन्हें स्ट्रोक आया, जिसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ कम हुई, स्पीच पर भी असर पड़ा, डेली रूटीन लिमिटेड हो गया। ये मोमेंट उनके लिए इमोशनली भी टफ था क्योंकि वो आदमी जो हर डिसीजन खुद लेता था आज मजबूर हो गया था। 6 जुलाई 2002 इंडिया ने सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं खोया, इंडिया ने एक एरा खोया। इस दिन धीरूभाई अंबानी का देहांत हुआ। वो आदमी जिसने जीरो से शुरू किया, इंडिया को ये सिखाया कि बिजनेस भी मिडिल क्लास का हो सकता है। धीरूभाई के बाद कंपनी दो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज के हाथ में आई। मुकेश अंबानी जो कि प्रोसेस ड्रिवन एंड लॉन्ग टर्म थिंकर थे एंड अनिल अंबानी जो एग्रेसिव एंड फास्ट एक्सपेंशन माइंडसेट वाले थे। पर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंस टेंशन क्रिएट करता है। 2005 के आसपास ये क्लियर हो गया कि रिलायंस को एक साथ चलाना मुश्किल हो रहा है। इस पॉइंट पर कोकिलाबेन अंबानी ने इंटरवेंशन की। धीरूभाई अंबानी के जाने के बाद रिलायंस दो रास्तों में चली, पर एक चीज नहीं बदली एंड वो थी सोच। वो सोच जो कहती थी ग्रोथ रोकनी नहीं चाहिए, रिस्क लेना जरूरी है और मिडिल क्लास को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये सोच धीरूभाई अंबानी की असली लेगेसी है।